बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग भी, हम लोग भी, हम सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और अब तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है इसका आप कह लें कि इंटरफेरेंस है कि हम लोग हर चीज़ हर टाइम जो है ना सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं और दूसरों को भी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खास तौर पे ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, साथ चेक इन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप बता रहे होते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर चेक इन दे दिया कि जी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, चेक इन दे दिया, बच्चे का स्कूल कौन सा है उसका चेक इन दे दिया, हर चीज़ के ऊपर जी फलां जगह पे हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आप अपनी पूरी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पर बता रहे होते हैं और कोई भी आपको ट्रेस कर सकता है, कहीं पर भी ट्रेस कर सकता है, आपकी रूटीन क्या है ये भी पता लग सकती है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसके 2-3 रीज़न्स हैं। बिल्कुल ऐसे ये 2-3 रीज़न इसकी ये भी हैं, जिस तरह से अगर एक तो आप लोग अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स खास तौर पर, उसकी ये एक मेन रीज़न ये कि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं ना कि इतना शो ऑफ नहीं करें कि आपकी चीज़ों को जो है नज़र लग जाती है। तो लोग पहले मना करते थे, छुपाते थे, लेकिन अब जो है इतने खुलेआम हो गए, फिर नज़र आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में भी आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि ये तो एक फैक्टर है कि नज़र लगती है और दूसरी चीज़ नज़र जो है कहा जाता है ना कि ऊँट को हंडिया में और इंसानों को कब्र में पहुंचा देती है। तो ये तो बड़ी मिसाल सामने आपके। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज़ें हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि कोई भी शख्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे 2 केसेस सामने आए थे, आपके साथ हमने पहले शेयर भी किए थे कि बच्चों को वहाँ से अगवा किया गया और बच्चों को अगवा किया गया। जब पता लगा, जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसने बताया कि मैंने फेसबुक से ये इनको ट्रेस किया, पता लगा कि स्कूल कौन सा है, ये किस टाइम छोड़ने जाते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर देनी चाहिए। तीसरा एक बुरा इम्पैक्ट भी है इसका, वो ये है कि हमें लग रहा होता है कि दूसरे की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा होता है, वो आपको अपनी मतलब खुशी वाली एंजॉइंग विद मतलब 1 मिलियन अदर्स के साथ जो है वो कर रहा होता है और वो आपके साथ अपनी सेल्फी शेयर कर रहे हैं या कहीं पे जाके, और आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी तो इतनी ज़्यादा मतलब कि बेहतरीन है, अच्छी है, और मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं है। तो आप लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम सारों के साथ ये हो रहा होता है। तो वो सारा एक फेक वर्ल्ड है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी मत करें, दूसरे को मत आइडियलाइज करें। दिल आज़ारी भी लोगों की हुई तो लोग परेशान होते हैं कि भाई एक बंदे की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसको कितनी नेमतों से नवाजा और मेरे पास तो कुछ है नहीं, वो वहाँ पे नाशुक्री का एलिमेंट भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना करें ताकि दूसरा जो है वो भी इनसिक्योर ना हो, वो भी नाशुक्रापन जो है वो ना करे। बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए और ऐसा हो भी रहा होता है। ख़ास तौर पे आपने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देनी सोशल मीडिया पे, वो किसी तरह भी सिक्योर नहीं है। चलें जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करने की कंट्रोल करें, हर तस्वीर ही नहीं लगा देनी है कि जी कि हर चीज़ लगा देनी है, हम ये कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं बतानी। चलें हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, मज़ीद लगने वाली पाबंदियों की और SOPs की, जिस पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज से अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो मुतासरा शहर हैं उनमें अब से कहा गया कि मार्केट्स हैं वो रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। कुछ SOPs जो हैं उन्होंने उसके ऊपर डिफ़ाइन किया। उसके अलावा साथ साथ ये कहा है कि अहम फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया और इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कुछ फैसले किए गए। अच्छा, अब सूरत हाल को देखकर मजीद इकदामात उठाना पड़े तो उठाए जाएंगे, ये भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है। असद उमर ने कहा कि इंडोर डाइनिंग बंद करने का हमने फैसला कर लिया है, तमाम जो टेक अवे है उसकी सहूलत मौजूद होगी, दस्तयाब होगी। दफातर में 50% अफराद को आने की इजाज़त होगी, जबकि बकिया अमला घर से काम करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बारहा कहा गया कि एहतियात कर लीजिए, हमने एहतियात नहीं की। जबकि अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर फिर से उन्होंने कहा कि 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त दी गई है और हफ्ते में 1 दिन के बजाय अब दोबारा से 2 दिन ही छुट्टी होगी, जिन्हें अगर कहा जाए तो सेफ डेज़ का नाम दिया गया है। और अलबत्ता इस बात का इख्तियार जो है वो सूबे को उन्होंने दे दिया है कि वो कोई भी 2 जो दिन है हफ्ते में वो डिसाइड कर लें और उसमें छुट्टी दे दें। और पाबंदियों का इत्तला 31 अगस्त तक होगा और ये सारी सूरत हाल है।
हम बात करेंगे यही जो फैसले किए गए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साहिबा, सख्त फैसले कर लिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन वैक्सीन की रफ्तार हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन क्या वो अभी भी इतनी नहीं है कि हमें फिर से पाबंदियाँ लगाना पड़ रही हैं? देखिए जी, वैक्सीन की बेशक रफ्तार तो मैं समझती हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है। पिछले 6 दिन के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और ये स्पीड अभी मज़ीद भी बढ़ रही है। मगर इस वक्त हम लोग वैक्सीन इफ़ेक्टिव तब होगी जब हम अपनी 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो। तो अभी तो हम उस प्रोसेस में हैं और इंशाल्लाह ताला 3 करोड़ का जो हदफ है वो अचीव कर लिया गया। और इसमें बड़ी अच्छी बात जो है वो ये कि पहला जो 1 करोड़ था वो 113 दिन में हुआ था, दूसरा 28 दिन में, और तीसरा करोड़ जो है वो सिर्फ 16 दिनों में हो गया। तो ये इसी स्पीड पे अगर हम बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव नहीं करते ये वेव्स आती रहेंगी और इसी तरह से वक्त के तकाजे के मुताबिक सिचुएशन को देखते हुए हॉटस्पॉट्स जहाँ पर हैं, जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, ये पाबंदियाँ जो हैं ये इसी तरह से दफ्तन फवक्तन लगानी पड़ेंगी। मगर इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस स्पीड पे वैक्सीनेशन चल रही है जल्द ही हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ इंशाल्लाह वैक्सीनेशन उस लेवल पे होगी कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रही हैं, वैक्सीनेशन की हमें जो तादाद है जिस तरह से हम वैक्सीन कर रहे हैं लोगों को, इसको मज़ीद कितना हमें बढ़ाना होगा कि इस साल तक के आखिर तक हम लोग कह सकें कि हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुँच गए हैं? देखिए, टारगेट हमारा ये है कि हमने 2021 दिसंबर तक जो है हमने ये 7 करोड़ का हदफ अचीव करना है। मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी ये स्पीड इजाफा हो रहा है, इस वक्त 2600 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं और उसके अलावा 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो कि हमारे डोर टू डोर जाके वो भी लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो इससे मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हम वक्त से पहले शायद अपना हदफ अचीव कर लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने सिंध में देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जिस तरह से कहा गया कि अब मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी जो लोग वैक्सीनेट खुद को नहीं करवाएगा, सिम कार्ड की भी बात की गई, तनख्वाहों की भी बात हुई। फिर हमने गुज़श्ता चंद रोज़ में देखा कि कराची में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और वहाँ पर फिर लोग वापस लौट रहे थे कि वैक्सीन शायद वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से सूबों में क्या सूरत हाल है वो भी बता दीजिएगा। NCOC उस हवाले से क्या कर रहा है? सूबों को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए NCOC में डेली इजलास होता है और सूबे जो हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस इजलास में चाहे ऑनलाइन हो या क्या वो मौजूद होते हैं। वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट जो है वो NCOC को देते हैं, वो फौरी तौर पे उनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सिंध के हालात थे और कराची के, तो उनको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटेट जिस तरीके से कर सकते थे वो NCOC ने उनको किया। और मैं समझती हूँ कि किसी किस्म की वैक्सीन की कोई शॉर्टेज सिंध में भी किसी जगह पर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ सेंटर्स में एकदम रश ज़्यादा होता है तो वहाँ पहले ख़त्म हो जाती है तो फिर इसको रीलोकेट करना पड़ता है दूसरे सेंटर्स से उन सेंटर पर एज प्रोविंस अगर आप देखें तो वहाँ पर इस वक्त किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है और जितनी उनकी डिमांड है NCOC वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास इस वक्त वैक्सीन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है और मज़ीद भी आ रही है, पाइपलाइन में है। तो हमने बिल्कुल ये सारा इसका मैनेज हुआ है और एग्रीमेंट्स हमारे सारे साइन हुए में और कंसाइनमेंट्स जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर थोड़े दिनों के बाद एक कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान में लैंड करती है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उसके, क्योंकि आपको भी पता होगा, नॉलेज तो हम लोगों को है कि उसकी जो ट्रांसमिशन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा किया जा रहा है कि उससे जो है जैसे उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कह रहे हैं कि 2 से इतनी ज़्यादा नहीं है, एफिकेसी 2 के पर बाद नहीं है, तो तीसरी जो डोज़ है यानी कि बूस्टर डोज जो है उसकी रिकमेंडेशन आ रही है। तो क्या ऐसे सजेशन पाकिस्तान में भी आई हैं? देखिए, अभी तो मैं समझती हूँ कि ये तीसरी डोज का वक्त नहीं आया, क्योंकि पहले हमें अपनी सारी कौम को जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करने हैं। और आप ये देखें कि इंग्लैंड और इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने दूसरी डोज को भी बहुत ज्यादा डिले किया, जो उनका टारगेट था कि पहले वो पहली डोज सारी पॉपुलेशन को दे दें। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान तो उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि हमारे जिसको पहली डोज लग रही है उसको 3 हफ्ते पहले टाइम था और अब 6 हफ्ते किया गया कि उनको सेकंड डोज भी लग गई है। हमारे
फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद भी अब बहुत काफ़ी हो गई है। तो ये अभी 3rd डोज जो है ये अभी अंडर कंसिडरेशन नहीं है। एक दफ़ा हम लोग बेसिक टारगेट अचीव कर लें तो फिर जिस तरह से आजकल दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं, रिकमेंडेशन हैं, तो मे बी एट अ लेटर स्टेज हमें ज़रूरत पड़े तो फिर उस वक्त डोज की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला है कि SOPs के हवाले से हमेशा से गाइडलाइंस दी गई हैं NCOC की जानिब से, बताया गया कि ये SOPs हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ासतौर पे ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, दफातर की बात कर ली जाए, लेकिन उसके बाद उस पर कोई ख़ास चेक नहीं रखा गया, शायद NCOC की जानिब से भी नहीं रखा गया, इंतज़ामिया से पूछा ही नहीं गया शायद कि ये आप लोग इस पर अमल दरामद करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे। हम बाहर निकलें, आप चिंची रिक्शों को देख लें, आप वैन्स को देख लें, उसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट 50% कभी भी नज़र नहीं आई होगी। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। ये जिम्मेदारी लोकल इंतज़ामिया की है, लोकल हमारे अदारे हैं उनकी है, और कई जगह पे वो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं, फाइन्स भी हो रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट भी सील हो रहे हैं, मतलब जुर्माने फाइन्स वगैरह भी हो रहे हैं, मगर और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका है हॉटस्पॉट है, जहाँ पे रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फौज से भी मदद ली गई है कि उन लोगों पे फौज भी मदद करे, कोशिश पूरी करें, मगर देखें ये 2 वे होता है कि गवर्नमेंट तो अपनी पूरी हर तरह से कोशिश, मगर जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी और वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझेगी, हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। ये दोनों को मिल के, हुकूमत और अवाम के दोनों के ताउन से ही एक चीज़ हम अचीव कर सकेंगे अपना जो चाहते हैं कि SOPs के जरिए फैलाव। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अमारात में 3 से 17 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनमें भी साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। अब उन्होंने कहा क्योंकि बच्चों में भी केसेस इस तरह से आए थे तो उनको भी अब वैक्सीन लगवाई जाए, तो पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी गाइडलाइंस आई हैं? जी अभी फ़िलहाल तो ये कि 17 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर ट्रेवल किया उनको इजाज़त दी गई है। वैसे जो फाइजर वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, उसकी अव्वल 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए दुनिया में मदद दे दी गई है कि ये इस्तेमाल हो सके है। तो अभी फिलहाल अभी तो हम लोग 17 तक की एज को टच कर रहे हैं, पर इंशाल्लाह जैसे हमारी ये एल्डरली पॉपुलेशन कवर हो जाती है तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में बच्चों पे भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप फाइजर और मॉडर्ना के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि नई कंसाइनमेंट्स कब से आ रही हैं, कितनी डोजेस पाकिस्तान मंगवा रहा है? देखिए कुछ तो फाइजर के साथ हमारे वो परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसके तहत हमें फाइजर मिलेगी, और कुछ जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि उनकी एक कमिटमेंट थी हमारे साथ कि वो हमारी 20% पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेंगे। कुछ हमें ये मॉडर्ना और फाइजर उनके प्लेटफॉर्म से भी हमें मिल रही है, पर इस वक्त जिस भी चैनल से आ रही है हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है कि जिनकी वो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जो ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने उन ममालिक में ट्रेवल करना है जहाँ पे सिर्फ यही वैक्सीन होती है, उनके लिए इस्तेमाल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और जो वैक्सीन की सूरत हाल है उस हवाले से उन्होंने बताया कि शॉर्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर जाके वैक्सीनेट खुद को करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसी सख्तियाँ तभी करनी पड़ती हैं जब हालात गवर्नमेंट को नज़र आ रहा होता है कि ख़राब होते चले जा रहे हैं, और अवाम जो है वो एहतियात नहीं करते, फिर इस तरह के सख्त फैसले लिए जाते हैं। फिर बाद में जिस तरह से हम देखते हैं कि एहतजाज भी किया जाता है, लेकिन वो चीज़ें बात की बात है, पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और SOPs पर अमल दरामद करें। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, और आपकी आज मुलाकात करवानी है जो मायूसी के मीम्स हैं उन पर राज करने वाले, उसके मायूसी की मीम्स के बादशाह से आपकी मुलाकात करानी है। पाकिस्तानी है सारिम अख्तर, इनको आप सब ही जानते हैं। ये आप देखें, मतलब कि क्या बात है, ये मैच हो रहा था, डेविड वार्नर का कैच था, कैच आसिफ ने ड्रॉप कर दिया, और पीछे कैमरा जो है वो खिलाड़ी की जगह सारिम पे चला गया था और उनको दिखा रहा था कि जी वो किस तरह से। उसके बाद से जो है सारिम इस तरह से सोशल मीडिया पे, और हमने देखा सोशल मीडिया के बाद अब बहुत ज़्यादा वहाँ तो मशहूर हुए, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बाद अब ये हुआ है कि हांगकांग में उन्हें बड़ा एहसास अपने नाम कर लिया है। हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स में सारिम अख्तर की जो मशहूर ज़माना ये जो डिसअपॉइंटेड गाय वाली मीम थी इसको जगह मिल गई अब, और इस बारे में मोहम्मद सारिम अख्तर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने बयान में भी बता दिया। अच्छा, उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए तहरीर किया है कि मैं हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स का हिस्सा बन गया हूँ, और ये सारी आपको पता है कि क्रिकेट मैच के दौरान आप सब जानते हैं, फिर सारिम का इंतज़ार भी सब करते हैं जब मैच हो रहा होता है कि क्या ये ग्राउंड में मौजूद हैं या नहीं है, इस तरह के कैसे एक्सप्रेशंस होंगे। खैर सारिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सारिम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स में आपकी मशहूर ज़माना जो डिसअपॉइंटेड गाय की जो मीम है उसको जगह मिल गई है,
आपको जब इत्तला मिली थी आपका पहला रिएक्शन कैसा था? वैसे तो वो कैमरे की आंख में अक्स बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि वही देखने वाला था कि आपका एक्शन कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा। बिल्कुल, ये एक पाकिस्तानी है जो वहाँ पे हांगकांग में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जब ये म्यूजियम वहाँ पे खुला है तो ऑब्वियसली गया होगा। नई चीज़ है दुनिया में, मेरे ख्याल में पहली म्यूजियम खुला है मीम्स का। तो उसने फिर मुझे ये पिक्चर खींच के भेजी थी, तो वही मैंने उसको शुक्रिया अदा किया कि यार थैंक यू बहुत बहुत, और बहुत सरप्राइज हुआ कि ऐसा एक तो मीम का म्यूजियम बना है, ऊपर से फिर मुझे फीचर मिला है। लेकिन जब मैंने वो शेयर किए अपने ट्विटर से तो वो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया लोगों का उसमें, और अभी तक चला जा रहा है, 2 दिन हो गए। तो बस बहुत अच्छा खुशी लगती है, खुशी महसूस होती है, और एक्साइटमेंट भी है कि बीइंग अ पाकिस्तानी इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली है कि जी म्यूजियम के अंदर पाकिस्तान का प्रॉब्ली एक वाइड मीम होगा जो वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। बस इन्हीं है अभी सो फार, लेकिन बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र। सारिम, हम डिसअपॉइंटेड गाय की बात कर लेते हैं। जो 2019 में मैच के दौरान आपका एक्सप्रेशन था वो इतना डिफरेंट था, तो उस बारे में जरा हमें बताइएगा। क्या वो बिल्कुल बेसाख्ता था या फिर आपके जहन में इस हवाले से कोई प्लानिंग थी कि मैंने ऐसे करना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो रिएक्शन तो 2019 वाला बिल्कुल बेसाख्ता था, लेकिन प्लानिंग तो कुछ नहीं होती। जिस तरह अगर ग्राउंड में अगर आपने कोई मैच अटेंड किया है तो कोशिश यही होती है कि किसी तरह आप बॉल पकड़ लें, बॉल आपके पास आ जाए, या फिर जो ग्राउंड में कैमरा होता है या स्क्रीन लगी हुई होती है उस पर आप आ जाएं, तो वो खुशी होती है। जा रहे ग्राउंड की एक अलग इंजॉयमेंट होती है। ऐसे ही है। फॉर्चुनेटली उस दिन मेरी जो सीट थी वो थर्ड मैन एरिया के करीब थी, और बॉल जा रहा है थर्ड मैन एरिया पे काफ़ी जाती है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे भी फास्ट बॉलर्स हैं। और इस बॉल को भी ये थर्ड मैन एरिया की तरफ आ रही थी। डेविड वार्नर जो उस वक्त ऑलरेडी सेंचुरी कर चुका था, हम लोग मैच में भी बहुत पीछे थे, तो उसका कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी था। और वो जब बॉल ऊपर से आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी, और मैं कैच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो खैर मेरे ख्याल में 1-2 यार्ड मुझसे पहले ग्राउंड में ही गिरी, और आसिफ अली ने उसको, बड़ा इजी कैच था, नीचे आ गया था वो उसके, लेकिन उसके हाथ से छूट गई। उस पे बस मेरा वो रिएक्शन था, और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था जैसे कि मैं घर में देता हूँ। डिसअपॉइंटेड, मैं ज़्यादा इतना बात करके तो खैर इमोशंस अपने नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं फेस पे, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, और ख़ास तौर पे अभी तक लोग इतना पसंद करते हैं वो वाला एक्सप्रेशन कि इवन क्रिकेट से जुड़ा हुआ भी ना हो, फिर भी दूसरे सिचुएशंस में भी यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बारिश हो रही है आजकल, तो वो मीम चल रहा है जिसमें मेरा फेस लगाया हुआ है। इटली के अंदर कोई पॉलिटिशियन ने कोई कोविड रिलेटेड डिसीजन लिया है जो कि अनपॉपुलर है, उस पर मेरा वो लगा दिया। फुटबॉल चल रहा होता है, उसमें कोच का रिएक्शन या प्लेयर का रिएक्शन, या किसी और स्पोर्ट में किसी प्लेयर का रिएक्शन है जिसने हाथ अपने हिप्स पे रखे हुए हैं, तो वही मेरा रिएक्शन बना के लोग पोस्ट करना शुरू करते हैं, और सारी दुनिया में देखते हैं लोग। और अक्सर कमेंट यही मिलता है कि जी ये रिएक्शन कैसे आया है, क्योंकि लोगों को इसका ज़ाहिर पता नहीं है पाकिस्तान या इंडिया से बाहर। तो उनको मैं बताता हूँ तो उनको बड़ी हैरत होती है, अच्छा ये एक स्पोर्टिंग इवेंट का एक्सप्रेशन है, लेकिन सब लोग यूज करते हैं। ईरान में यूज होता है, अफ्रीका में यूज होता है, इटली में, जैसे मैंने कहा, बोस्निया में, जो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे क्रिकेट का ताल्लुक भी नहीं है, वहाँ से लोग यूज करते हैं। बस बहुत खुशी होती है इंटरनेट पे लोग नहीं, सारे पता लग रहा है आपको खासी खुशी होती है, मीम्स बन रही होती हैं आपकी, तो आप तो खुश हो रहे होते हैं। खैर, पाकिस्तानी फ़ैन होना कोई आसान काम तो है ही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ़ैन होना। मैच के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने में आ रहे होते हैं, जज्बाती तौर पर कितना मुश्किल होता है कि आप ग्राउंड में मौजूद हों, इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम खेल रही हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है, और कैसे कंट्रोल रखते हैं हार्ट बीट पर? आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होती है। लेकिन ज़ाहिर है यूके से बहुत लोग जाते हैं, फ़ैन बेस्ड है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें और उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो जीतें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है आजकल जीत इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपनी टीम को खेलता हुआ अच्छा लगता है। अभी जैसे हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं, थोड़ी बहुत हमने बहुत अच्छी फाइट बैक दी है, तो वही देखना चाहते हैं, अच्छा मैच हो, एंजॉय करें। पाकिस्तान की टीम जीत जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है।
सारे में इस मीम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। आपको किस किस प्लेटफॉर्म पर पजीराई मिल चुकी है इस मीम के हवाले से, और पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद क्या आपने अब सोचा है कि इस मीम के हवाले से कोई ख़ास प्रोजेक्ट पे भी बनाऊँ, इस पर भी कोई काम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। पजीराई क्या होगी, जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं पे लोग की तादाद और फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी लोग मीम्स बना के शेयर करते हैं, और मुझे जो थोड़े बहुत फॉरवर्ड होते हैं वो फिर मैं रीशेयर करता हूँ, तो उसी में मेरे फॉलोअर्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है। 2 साल हो गए मैं जैसे बताया, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अभी पिछले जो ये म्यूजियम का जो मैंने शेयर किया वो भी बहुत वायरल हुआ। लोग बहुत एक्सप्रेशन पसंद करते हैं, और ठीक है, खास तौर पे जो ये क्रिकेट कंट्री, नॉन प्लेइंग क्रिकेट कंट्रीज हैं उससे बाहर जो फेस कर रहे हैं और उनको पसंद है, और लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा ऐसा कोई मीम्स का म्यूजियम भी है, अच्छा आप कोई एनिमेशन कैरेक्टर नहीं थे, आप रियल कोई क्रिकेट इवेंट था या कोई स्पोर्टिंग इवेंट था। और फिर ज्यादातर कमेंट जो मुझे अभी पिछले 1-2 दिनों में मिले हैं कि जी आपका ट्विटर अकाउंट भी है, और ग्लैड, और हम लोग बहुत खुश होते हैं जब आपकी मीम देखते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप में यूज करता हूँ या मैं अपने ऑफिस में यूज करता हूँ आपका एक्सप्रेशन। ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बस ये सोशल मीडिया पे फैन से बहुत ठीक है। सारे हम तैयार हो जाएं, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, मजीद मीम्स जो हैं वो बनने वाली हैं। आप बस तैयार हो जाएं कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में मीम्स आएंगी। और बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। आप कुछ जिक्र कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में सयाहत का मरकज़ बनता जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान। और पीक सीज़न की अगर बात करें तो उसमें सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो से बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीडियोज़ और तस्वीर देखी जाती है सोशल मीडिया पर, जो गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ी चोटियों की अजमत, उसकी वादियों की कुदरती खूबसूरती और उसकी झीलों की दिलकशी दिखाती है। अच्छा, इसका एक मनफी पहलू भी है जिसके ऊपर शायद बात ही नहीं हो रही होती है। गिलगित बल्तिस्तान के पास मुआशी सरगर्मियों के लिए सयाहत पर इन्हिसार करने के अलावा क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? इसके ऊपर क्या कभी सोचा गया है? वैसे भी कोरोना ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़ैली इलाकों के लिए आमदनी के जो मौके हैं उनको शदीद मुतासिर किया है, जो सिर्फ सयाहत पर शायद इन्हिसार कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान की मईशत को सयाहत तक महदूद करना दुरुस्त बात नहीं है। जीबी में वैसे भी देखा जाए तो तख्लीकी जो अजहान है उनकी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है नौजवानों में। और इसके अलावा अगर बात की जाए मौशी तनव्वु से, तो मकामी जो लोग हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतों और आर्ट को फ़रोग मिलेगा इन चीज़ों से। अच्छा, अगर आप जानते हैं नौजवानों को जो आपके यहाँ या आपके मतलब बड़े शहरों में आके पढ़ाई के लिए आ रहे होते हैं या फिर नौकरी के लिए आ रहे होते हैं, तो आप उनसे बात करके देखें कि वो कितने जीनियस हैं, कितने बेहतरीन अजहान हैं वो। बिलाशुबा चंद लोग अपनी सलाहियतों के भरपूर इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं, मगर बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो सहूलतों की कमी के बायस अपने काम को वसअत नहीं दे पा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी सहूलियात तक रसाई बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी और हुनरमंदी के फ़रोग के लिए मौसर शराकतदारी को फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। हम अगर हमजा तुमने कहा ना कि बहुत सारे लोग अगर हमारे पास मतलब पढ़ाई के लिए आते हैं, डिफरेंट शहरों में आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वाकई में इतने इंटेलिजेंट होते हैं, और वो मेरा ख्याल है कि वो एक चीज़ नहीं कर रहे होते, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ कर रहे होते हैं। बड़े मेहनती हैं। इसी पर हम बात करेंगे। अर्बन रिसर्चर नवीद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये ज़रा बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ सियाहती मईशत पर इन्हिसार करने किया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान ने, या फिर नहीं और चीज़ें हैं, सिर्फ सियाहत पर नहीं उन्होंने इन्हिसार किया हुआ? जी वालेकुम सलाम, और थैंक यू, आपने इस इशू को हाईलाइट किया और आपने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। जो आपने पहले जब बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो सियाहत को फ़रोग मिल रहा है और उसके कुछ मनफी पहलू भी जो है वो उभर रहे हैं। तो जो आप बात बता रहे हैं कि सियाहत अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ट्रेडिशनली जो है वो ये सारी कम्युनिटीज़ का रिलायंस जो है वो एग्रीकल्चर पे था, लेकिन वहाँ पर ज़मीन का साइज़ जो है वो लैंड होल्डिंग बहुत थोड़ी है और सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है।
तो उस सब्सिस्टेंस फार्मिंग की वजह से उनके पास सियाहत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हैवीली जिनकी रिलायंस जो है वो सियाहत पे हुंजा है, स्कर्दू है, जिनकी इमर्ज हो चुकी हुई है। और आपने ये सही जो है वो बात की कि वहाँ के लोग जो है उनकी तख्लीकी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, उनको जो है वो मौके मिलने चाहिए कि वो सियाहत से बियॉन्ड भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर सकें। तो आगे चल के हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि सियाहत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जीपी को। बिल्कुल। अच्छा नवीद साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ सयाहती मईशत पर इन्हिसार किया जा रहा है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है कि दीगर शोबों को टच नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल जी, दो पहलू हैं इस नुकसान के। एक पहलू ये है कि एनवायरमेंटल जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जो नेचुरली जो है वो बहुत खूबसूरत हैं और उनका एक इकोसिस्टम है, एक नेचुरल हैबिटेट है। सो ओवर द टाइम जब इंसानों की पेनिट्रेशन जो है उन वैलीज में बढ़ती है तो उससे वो इकोसिस्टम मुतासर होता है, उससे जो है वो वेस्ट वहाँ पर फेंका जाता है, जिससे जो है वहाँ की इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। और उसके अलावा लोकल लोगों के कल्चरल भी उनको समटाइम्स चैलेंजेस आते हैं कि कैसे इतने ज़्यादा एक वैली में लोग आ गए और उनके साथ मिक्स होना, क्योंकि ट्रेडिशनली ये बहुत सारी ऐसी वैली थी जो एक्सक्लूडेड थी बाहर की पेनिट्रेशन से। तो अभी जो है वो उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि कहीं भी किसी भी इकोनॉमी को अगर एक सेक्टर के ऊपर रिलायंस बहुत बढ़ जाए तो उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही है। तो वल्नरेबिलिटी ये है कि जैसे अभी कोविड आया तो कुछ सियाहत जो है वहाँ मुतासर हुई, तो बहुत सारे लोग जिनका सोलली रिलायंस सियाहत पे था उनकी इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मुतासर हुई। तो उनके पास एग्रीकल्चर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, या जो असल में क्रिएटिव एबिलिटीज हैं वहाँ के लोगों की और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज का अगर नाम लें तो जैसे जेमस्टोन है जीबी के। सो अब जेमस्टोन जो है वो वहाँ पर सफायर है, एमरल्ड है, रूबी है, क्वार्ट्स है, तो ये प्रेशियस जेमस्टोन्स हैं जिनकी ज्वेलरी बनती है। तो इशू क्या है? इशू 2-3 है उसमें कि जेमस्टोन वहाँ पर मौजूद है लेकिन वहाँ राइट टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट स्किल सेट नहीं है, राइट डिजाइन के इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उन लोगों की मदद कर सकें और वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकें। जो दूसरा एरिया डाइवर्सिफिकेशन का है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नवीद साहब ज़रा ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, लोगों को अपनी मईशत में मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए, तनव्वुर पैदा करने के लिए किन किन सहूलियात की ज़रूरत है, वहाँ किन किन सहूलियात के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फुकदान है? जी बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो जनरली फुकदान है। वहाँ रोड से लेके कनेक्टिविटी के बहुत चैलेंजेस हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी के चैलेंजेस हैं, पानी की एक्सेस के भी चैलेंजेस कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2 एरियाज मेंशन करूँगा। पहले मैंने जेमस्टोन्स की बात कर दी कि जेमस्टोन्स की जो है वो प्रमोशन के लिए हम कैसे वहाँ पर राइट स्किल सेट, राइट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सेकंड जो वहाँ डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ओपन्ड न्यू विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मैं देखता हूँ यंग लोग जीबी के इंटरनेट की वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसके बावजूद वो वहाँ बैठ के बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। मैं 2-3 कंपनीज में गया गिलगित शहर में, उनके पास कोई 100 के करीब, एक के पास जो है वो 60 के करीब एम्प्लॉइज हैं। तो वहाँ पे जो है वो लोगों को ये मौके देना, उनका स्किल सेट इम्प्रूव करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सेस के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक इनिशिएटिव का यहाँ जिक्र करता चलूँ कि एक स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने और क्राकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने, दोनों ने रिसेंटली 2 सेंटर्स बनाए हैं। वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस अच्छी दी थी और वहाँ सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ जो है वो वहाँ बैठ के अब काम कर रही हैं। एक ज़ारा नौरीन है जिनका शी डेव के नाम से स्टार्टअप है, 40 खवातीन उनके पास काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ ये रेवोल्यूशन है जिंदगी में आ सकता है। इसी तरह एक शान खान है, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप बनाया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मैं यंग लोगों से मिलता हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर इंटरनेट की फैसिलिटीज बेहतर अंदाज में उनको दी जाएं। अच्छा नवीद साहब, अगर हम बात करें सीपैक की, तो गिलगित बल्तिस्तान का सीपैक से भी बहुत ज़्यादा जो है उसका लिंक्ड है। तो वहाँ सीपैक के पोटेंशियल से क्या क्या फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं और हुकाम को क्या कहेंगे आप? कोई ऐसी सजेशंस देंगे कि हुकाम वहाँ पर क्या कर सकते हैं तमाम तर काम में?
जी बिल्कुल, सीपैक का देखें रूट जो है वो एंट्रेंस, दिस इज गेटवे टू सीपैक, गेटवे टू पाकिस्तान फ्रॉम चाइना साइड, और उसमें जो है वो रोड बनने से उन लोगों के लिए केकेएच को बेहतर होने से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हुई हैं, लेकिन आगे चल के उसके एनवायरमेंटल खतरात भी आ सकते हैं। अच्छा। तो पहली मैं जो गवर्नमेंट को कहूंगा, जो सीपैक से पोटेंशियल नेगेटिव खतरात आ सकते हैं उनके बारे में प्रॉपर असेसमेंट की जाए। सेकंड जो मैं समझता हूँ, चूंकि वहाँ पर टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है, वहाँ जर्नी ट्रक्स का, लॉजिस्टिक गाड़ियों का डिफिकल्ट होगा, तो मेरे नजर में अगर जीबी के एरिया में हमने सीपैक से फायदा उठाना है तो वहाँ हमें लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक ऐसे चाइना की जो है वो वहाँ वेयर हाउसिंग फैक्ट्रीज की बजाय वहाँ मॉडल जो है वो वेयर हाउसिंग का होना चाहिए। तो अभी वेयर हाउसेस नहीं बन रहे कि चाइना से प्रॉपर वेयर हाउसेस आए, सब्जियां फ्रूट यहाँ से अगर जा रहे हों वो प्रॉपरली प्रिजर्व हों, और कैसे ये ट्रेड हो सके। तो मेरी नजर में जीबी कैन बिकम वेयर हाउसिंग हब, चूंकि वहाँ टेरेन डिफिकल्ट है, सो मल्टीपल वेयर हाउसेस बन सकते हैं, ताकि जो है वो कभी बारिश की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से इश्यूज आए तो वो हमारे वेयर हाउसेस जो हैं वो महफूज। ठीक है नवीद इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमने बात की है कि कितना पोटेंशियल वहाँ पर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आईटी के हवाले से अगर थोड़ा सा वहाँ पर काम किया जाए तो वहाँ के नौजवान सिर्फ सयाहत पर जो है नहीं इक्तफा किए रखेंगे, कुछ और मईशत जो है उसके लिए कुछ और भी किया जाएगा। क्रिएटिव लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फिर जब वो बड़े शहरों की जानिब, दूसरे सूबों की जानिब आ जाते हैं तो फिर वापसी का सफ़र उस तरह से नहीं हो पा रहा होता, तो फिर वहाँ पर तरक्की जो है नहीं हो पाती है। तो अगर वहाँ पर ये मौके होंगे तो वहाँ पर भी जिस तरह से सेहत के बात की ना कि सयाहत, अगर वहाँ पर जिस तरह से लोग सयाहत के लिए बहुत ज़्यादा वो बनता जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नुकसान बताया है कि इससे वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पर जो है वो गंद भी फैला देते हैं। हमने देखा है अक्सर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो इस तरह की जब आप जगहों पे जाएं, कुदरती खूबसूरती को जो है ना आप उसको ऐसे ही रहने दें, उसको ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे गंद आप अपने साथ बैग्स लेके जाएं, कचरा जो भी हो और जो वेस्ट हो उसको उसमें डालें, वापस लेके आएँ, बिन्स में उसको डालें, वहीं पर हम फेंक देते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। खैर ये तो मसाइल हैं, लेकिन अगर हम मईशत के हवाले से बात करें तो इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ वाकई सयाहत पर नहीं होना चाहिए। वो जो बेहतरीन अजहान हैं उनको मुकम्मल मौके मिलने चाहिए, और ख़ास तौर पे हमने कोविड में देख लिया कि ऐसी वबा आई जिससे सयाहत को नुकसान पहुंचा। और फिर हम अब बात करेंगे अपने हमसाए मुल्क की, भारत की बात करेंगे। सारी साजिशें और हरबे अब नाकाम हो गए हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया। अच्छा, केपीएल का इफ्ताही मैच जो है वो 6 अगस्त को रावलाकोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान होगा। टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 17 अगस्त को खेला जाएगा। अच्छा, जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हमने अर्शल गिब्स की ट्वीट देखी थी, उसके बाद अब साबिक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं मोंटी पानेसर, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने भारत का मकरू चेहरा जो है वो भी बेनकाब कर दिया है। और मैं देख रहा था कि मोंटी को लिया हुआ था इंडियन चैनल्स ने बहुत ज़्यादा ना, तो उनसे बात कर रहे थे कि जी कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, इस तरह से जिस तरह से हाइप क्रिएट की जाती है ना, वो हाइप क्रिएट की जा रही थी। और मोंटी आगे से मतलब उतने वोकल नहीं है हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर। वो कह रहे थे कि जी कि मैंने तो कर लिया था, फिर मुझे ये कहा गया, फिर कहा गया कि वीज़ा मेरा नहीं लगेगा, मैं आ नहीं सकूंगा। तो जब मैं आ नहीं सकूंगा तो फिर मेरे तो बहुत सारे प्लान्स हैं इस हवाले से, और शायद वो कमेंट्री की तरफ आना चाह रहे होंगे कि कमेंटेटर बन जाएं, तो वो तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो ये देखें, उसमें भी वो बात कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, और इसी तरह से जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह से बात कर रहे हैं कि जी देखें क्रिकेट को जो है और सियासत को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इंडियन चैनल पे इंटरव्यू देते हुए भी वो बात करेंगे इसको अलग रखें, लेकिन अलग कौन नहीं रख रहा? इंडियंस वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई तो इस वक्त थ्रेट करने पे आ गया। गिब्स ने बताया था, मोंटी पानेसर ने जाके कहा भी, ये बारहा उन्होंने कहा कि जी इसको अब लेटर भी लिख दिया, हाँ लिखा है लेटर। लेकिन उसके बाद अब ये हुआ है सूरत हाल कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अब केपीएल खेलना बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनके लिए मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियों के बावजूद ये बताया जा रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेटर दिलशान जो हैं वो केपीएल खेलने का अब ऐलान कर चुके हैं और वो शायद आ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या खिलाड़ी आ रहे हैं, बैकआउट तो नहीं कर गए, और आईसीसी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बता रहा है। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से हम बात करते हैं। कश्मीर प्रीमियर सदर आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आरिफ मलिक साहब, भारत जो है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से क्या क्या रोड अटका रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो क्या अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए जी, भारत इस वक्त अपने जो मकासद हमेशा भारत ने इस्तेमाल किए हैं
जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके पिछले कोई 16-17 साल से हमारे राब्ते मुनक़ता हैं, क्रिकेटिंग राब्ते। तो इस वक्त भारत डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को अप्रोच करके उनके प्लेयर्स को मना करने की कोशिश कर रहा है और मना कर भी रहा है। उसके बाद कमेंटेटर्स, फिर जो प्रोडक्शन क्रू है, इन सब पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बात यह है कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमें कोई 2-4 प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, हमने ऑफ कोर्स KPL कराना है और पहले से ज़्यादा हम एक स्ट्रेंथ के साथ हम इंशाल्लाह ताला KPL करा रहे हैं, बिकॉज जो इस वक्त मोमेंटम बन चुका है पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट की दुनिया है उसके अंदर 6 अगस्त का इंतज़ार हो रहा है कि 6 अगस्त को पहली बॉल पड़ेगी मुजफ्फराबाद के खूबसूरत ग्राउंड में। जब ये क्रिकेट हो रही होगी तो एवरीबडी इज़ वेटिंग। तो हमें भारत के इन जितने भी ये जो इश्यूज चल रहे हैं उस साइड से, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कल तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आई बिलीव कि आप लोगों ने देखा होगा, पुतले जलाए जा रहे हैं जी। आई डोंट नो कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं या खुदा ना खास्ता कोई ये दहशतगर्दी हो रही है। ये तो क्रिकेट हो रही है, पीसफुल चीज़ हो रही है और यहाँ से एक हम पीसफुल मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो भारत की जानिब से कहा जा रहा है, मतलब बाकी प्लेयर्स को या आम तौर पर मीडिया के ऊपर आकर ये बात की जा रही है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये पाबंदी लगाई है कि जिस भी खिलाड़ी ने, इंटरनेशनल खिलाड़ी ने IPL में मैच खेला है उसको हम कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं खेलने देंगे। इस किस्म की बातें भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? देखें, इंतहाई फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा है ये। जवाब ऑब्वियसली हम तो देखें, हम कह रहे हैं कि वी आर द प्राइवेट लीग। खूबसूरती यही है इसमें कि हम आज़ाद कश्मीर में एक प्राइवेट लीग हो रही है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ज़रूर कर रही है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि जो कंडेम किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, कल फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बड़ा क्लियर किस्म का बयान दिया गया है कि भाई अगर हम इधर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप भी खेल लीजिए श्रीनगर में, वो हमने मना थोड़ी किया आपको। तो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि जब श्रीनगर में अगर आप क्रिकेटिंग फुटेजेस देखें यूट्यूब के ऊपर, इस डिजिटल मीडिया का दौर है, तो आपको छोटे छोटे बहुत टाइनी किस्म के जो है ना आपको टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो हम एक इंटरनेशनल एक स्टेज सेट कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में 30 ममालिक में देखा जाएगा। अच्छा, आरिफ साहब, ICC ने आपके साथ कोई सवाल से कोई रब्ता किया है या आपने ICC के से कोई इस बारे में बातचीत की है, या कोई ICC हमारी लीग जो KPL है इसके अंदर कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकता है? देखें, ICC का रोल नहीं बनता इसमें। मैं आपको रूल्स समझाता हूँ कि रूल्स क्या हैं क्रिकेट के रूल्स ये हैं कि पूरी दुनिया में जितने परमानेंट मेंबर्स हैं क्रिकेट के, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, BCCI है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो परमानेंट बोर्ड्स हैं वो प्राइवेट लीग को NOC जारी कर सकते हैं और उस पर वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं जो कि ICC पे होते हैं, उसके बाद फिर परमानेंट मेंबर पे होते हैं। सो इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब BCCI ने ख़त लिखा ICC को तो बड़ा क्लियर कट किस्म का बताया गया कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और उन्होंने खुद इसको NOC दिया। तो हमें उससे कोई इशू नहीं है और एक किस्म की क्लियरेंस मिल गई हमें ICC से, जब ICC ने रिग्रेट किया है BCCI को। हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ICC ने तो बड़ा क्लियर कर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मामला है और ये लीग तो हो के रहेगी। मलिक साहब, ज़रा कुछ खिलाड़ियों के हवाले से हमें बता दें कि ये खिलाड़ी हमें इन एक्शन नज़र आएंगे। शाहिद अफरीदी के छक्कों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है ख़ास तौर पर। शाहिद अफरीदी ने कल एंट्री मार दिया मुजफ्फराबाद में और ये इमेजेस आज हम जारी करेंगे। शाहिद अफरीदी इज़ ऑलरेडी देयर इन मुजफ्फराबाद, इस वक्त क्वारंटीन कर चुके हैं वहाँ पे। जो हमारे जो SOPs हैं क्वारंटीन के, जो बबल के जो SOPs हैं, सो इस वक्त हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि 6 डिफरेंट टीम्स हैं जिसमें 6 डिफरेंट आइकन्स हैं वो हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह ताला कुछ प्लेयर्स 6 तारीख को लैंड कर रहे हैं लाहौर लैंड कर रहे हैं और उनको हम इंशाल्लाह ताला एक चार्टर के ज़रिए पहुंचाएंगे मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद पहुंचा के
कोई 24 घंटे का उनका हम टाइम रखेंगे, उसके बाद वो भी आपको एक्शन में नजर आएंगे। सो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो हमारे पास दिलशान और गिब्स जो बड़े पॉपुलर हो गए KPL की वजह से। जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं उसमें रीट्वीट चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो गिब्स इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, सो गिब्स इज ऑल्सो कमिंग। इंशाल्लाह गिब्स आपको 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में मिलेंगे, उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद में मिलेंगे। क्या बात है। अगर दिलशान की भी बात कर लीजिए, दिलशान भी श्रीलंकन कैप्टन रह चुके हैं और बड़े बेहतरीन प्लेयर थे, और पाकिस्तान जब फाइनल खेल रहा था तो सबसे की प्लेयर श्रीलंका को नहीं समझा जा रहा था। ऐसे अच्छा, दिलशान इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन T20 एक्चुअली। सो दिलशान के लिए भी बड़े जैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितनी हमारी ग्लोबल रीच इस वक्त जा रही है, बिकॉज जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बेताब हैं कि वो अपने मुल्कों में एक्शन दिखाना चाह रहे हैं। तो हमें कुछ हफ्ता पहले श्रीलंका से हमें कॉल आई कि जी हम इसको दिखाना चाहते हैं बिकॉज दिलशान इज पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर। सो इस वक्त दिलशान के लिए भी लोग यहाँ पे एक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कल शाहिद अफरीदी से बात हो रही थी, तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि एक दफ़ा फिर दिलशान के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो एक्साइटमेंट है। फिर जैसे कि शोएब अख्तर का आपको पता है कि शोएब अख्तर गो के रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी, लेकिन आपको एक आधा एक्शन मिलेगा इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद में शोएब अख्तर का। क्या बात है। मतलब फिर तो मतलब हम तो ये भी चाहेंगे कि 161 वाला रिकॉर्ड भी तोड़े शोएब अख्तर। अच्छा आरिफ साहब, जिस तरह से KPL इतना मकबूल हो रहा है और हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है इसको लेके, क्या जो शायकीन क्रिकेट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा मैचेस देखने का स्टेडियम में? देखें, बहुत खूबसूरत बात है। अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला हमारे टिकट्स ओपन होने, जितनी हमें क्यूरीज इस वक्त आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि जितनी ट्रैफिक इस वक्त हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या वेबसाइट पे आ रही है, दैट इज़ रिमार्केबल। हम उसके जब स्टैट्स आपसे शेयर करेंगे आप हैरान होंगे कि इस वक्त जो ट्रैफिक चल रही है। सो बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं टिकट्स के हवाले से, पासेस के हवाले से। सो इंशाल्लाह ताला आज वी आर गोइंग टू ओपन द टिकट्स ऑनलाइन, और 25% हमें NCOC ने परमिशन दी है। वो 25% ऑडियंस जब बैठ के एंजॉय करेगी मुजफ्फराबाद में, जस्ट इमेजिन कि लश ग्रीन वैली के बीच में जो क्रिकेट ग्राउंड है, लश ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड है, सो उसका उसका टेस्ट ही कुछ और होगा। बिल्कुल। और वैसे भी हम तो कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर हम प्लेयर्स को एक फैंटास्टिक टी भी सर्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनको उसके लिए जहाज पे तो नहीं ना आना पड़ेगा। नहीं लेकिन हम बड़ी पीसफुल किस्म की चाय वो पेश करेंगे प्लेयर्स को, और बल्कि हम तो दावत दे रहे हैं कि आइए मैच देखें और हमारे साथ लेट्स हैव अ फैंटास्टिक टीम विद अस। चलें, एक और सवाल भी है जो बहुत ज़्यादा शायकीन कर रहे हैं कि प्लान क्या है, हर साल होगी KPL? इंशाल्लाह ताला देखिए, इतना बड़ा जब बिल्डअप होता है, इतना बड़ा सेटअप होता है, तो वो ऑफ कोर्स एनुअल उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से एक मैं बात करना चाहूँगा कि अगर कमर्शियली देखें तो नो डाउट कि हमें बहुत पॉपुलैरिटी मिली है इस वक्त, अगर आप पूरी दुनिया में देखें। लेकिन कमर्शियली हमें पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं उनको मैं बल्कि अपील करना चाहूँगा कि दे शुड सपोर्ट अस, दे शुड सपोर्ट KPL, बिकॉज इट्स नाउ नेशनल, इट्स नाउ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ ब्रांड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गुड लक आपको कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए। अच्छा, मुझे हमेशा से PSL के ऊपर भी ना यही जहन में चीज़ आती थी, कई लोग ये क्वेश्चन भी करते थे, पूछते भी हैं, सोचते भी हैं कि उसके अंदर कश्मीर नाम से, कश्मीर वॉरियर्स के नाम से, कश्मीरी टाइगर्स के नाम से क्यों नहीं है कोई टीम होनी चाहिए। और IPL ने भी वैसे उस वाले से नहीं रखी, पता नहीं उसमें क्या मामला हो गया। कश्मीर जो है, कश्मीर प्रीमियर टीम नहीं है तो हम वो प्रीमियर लीग ही अलग लीग ही उसके नाम की करती है। खैर, जिस तरह से हमजा बता रहे थे, इमेजिनेशन मेरी भी इतनी स्ट्रांग हुई क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक वहाँ से कश्मीर से, तो मुझे था कि वहाँ कितने लोग खुश हो रहे होंगे, जिसमें मैं भी बहुत खुश हूँ कि भाई कश्मीर के नाम से कोई लीग चल रही है। क्या बात है। और 25% लोग तो जाके देख भी सकते हैं, तो आप लोगों ने टिकट्स ले लेनी है, वहाँ पर जाना है और इस लीग को हम सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, हाँ ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सिंध की बात करेंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत भी शहरियों की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक हुई और हुकूमत सिंध के ऐलान के बंद के बाद कराची में मज़ीद 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया। जो कहा जा रहा है कि हफ्ते के 7 दिन यानी कि 24/7 जो है वो काम करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रात के औकात में भी रश देखने में आया है, जहाँ पर आवाम अपनी बारी के इंतजार में कतार में लगे नजर आए। एक्सपो सेंटर की बात करें तो वहाँ पर पहले ही 24 घंटे के लिए जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अच्छा, अब सीव्यू के करीब क्लिफ्टन में भी दोपहर 4 से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की जा रही है। यही नहीं, हुकूमत सिंध ने कराची में घर घर जाकर शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान भी किया और मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इफ्तिताह करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू की जाए। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तयशुदा जो SOPs हैं उनके खिलाफ वर्जी पर अब सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया और उन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके मुताबिक कहा गया कि दुकानों, सनतों और दफातर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो कार्रवाई कर सकेगा। अच्छा, इससे पहले ये जो कार्रवाई का इख्तियार था ये डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हासिल था, तो ये थोड़ा सा बदला गया, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। खैर, हमने ये देखा कि जब सख्तियों की बात आई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो फिर एक्सपो सेंटर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था। लोग जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ गए थे, लंबी कतारें लग गई। तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर पे क्या सूरत हाल है जानेंगे। शराज अहमद इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। शराज, बताइएगा क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल? हमने देखा था बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर, अभी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे ही सिंध हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की गई और कराची में लॉकडाउन के हवाले से जो इकदाम का सिलसिला देखा गया उसके बाद से शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर आवाम की बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है और सुबह होते ही आज भी हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं वो लगवा रही हैं। शहरियों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से बार बार और बहुत ज़्यादा सख्तियां तो कर दी गई हैं लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर का जो निज़ाम है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ पहुँच रहे हैं लेकिन उस तरह का अमला यहाँ मौजूद नहीं है। इस वक्त हम कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद है जहाँ 2 जो हैं हॉल्स वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैक्सीनेशन तो की जा रही है लेकिन तवील जो कतारें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि दीगर वैक्सीनेशन सेंटर में जहाँ छोटे छोटे वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ भी रश बढ़ जाने की वजह से कभी वैक्सीनेशन शॉर्ट होने की जो शिकायत हैं वो शहरियों को मिलती हैं तो कभी कई घंटे खड़े रहने के बाद शहरियों को वापस भी जाना पड़ता है। ताहम अब कल मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कुछ ऐलानात किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 11 नए वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जिसमें जो कि 24/7 काम करेंगे, जबकि पूरे शहर में इस वक्त 200 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से ज़ायद वैक्सीन जो हैं वो टारगेट रखा गया है कि शहरियों को लगाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो सके। अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो जूं की तूं है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम कर दिया गया है, तादाद बढ़ा दी गई है, अमला भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि रश की वजह से शहरियों को घंटों जो आगाह कि क्या सूरत हाल है। सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा रश देख सकते थे पीछे। और इकरा ये बात कर रही थी मुझे और बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया कि वो लोग जो वैक्सीनेट करवाने के लिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं है, इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं लेकिन बिल्कुल साथ साथ वो लोग खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ख्याल करना और बाद में फिर कहा जाता है कि वैक्सीनेट होके आए तो जी इसको कोविड हो गया। बिल्कुल यही सूरत होती है जिसके बायस जो है वो फिर आप लोगों को कोविड होता है, क्योंकि कहा जाता है सारा ब्लेम कर देते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर कि जी वैक्सीनेशन की वजह से, लेकिन वैक्सीनेशन आप खुद तो देखें आप बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम मास्क लगा के जाएं, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जो इंतजामात किए गए हैं वहाँ पर ये इंतजामिया की भी जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध कासिम सुमरो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खासा रश लग गया है और आप लोगों के पास वैक्सीन अवेलेबल है, सबसे पहले तो ये बताइएगा सुमरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यस सर, वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है। इस वक्त भी हमारे पास तकरीबन जो खास तौर पर जो एक्सपो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेंटर भी है, जो हमारे 11 सेंटर हैं जो आपने भी बताया कि जिस तरह से हमने उसको 24/7 किया है, इन तमाम सेंटर्स पे हम जो इनकी रेगुलर हमारे पास अपडेट्स आती हैं, मिसाल के तौर पर एक्सपो में हम तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोगों को पर डे वैक्सीनेट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम 3 दिन का हम पूरा स्टॉक रख रहे हैं, 3 दिन का जितनी वैक्सीन अवेलेबल होती है उसका 3 डेज का स्टॉक इनके पास होता है, ताकि कहीं किसी किस्म की शॉर्टेज ना। हाँ, एक इश्यू हो सकता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैक्सीन जो है वो एनसीओसी की तरफ से मिसाल उनको रिसीव नहीं हुई है, या उन्होंने अगर रिसीव हुई थी तो फर्दर दूसरे सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो आपके स्टोर में ना हो, तो वो अब हमने ये रखा है सिलसिला कि हम जो जिस दिन सुबह सवेरे जैसे ही हम आते हैं तो ये सुबह दोपहर शाम हम 3 वक्त में डैशबोर्ड बाहर अपडेट कर देते हैं कि जी इस वक्त हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल है। खुदा अगर कोई शख्स आता है किसी से, फॉर एग्जांपल 2nd डोज के लिए कोई आता है, उसकी पर्टिकुलर जो अगर वो से हमारे स्टोर में ही अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है स्टोर में नहीं होगी तो सीवीसी पे नहीं होगी। प्लीज, ये पहले कहा जा रहा था कि जिस शख्स को 1 डोज लगा दी जाती है वैक्सीन की, जैसे कि 1 लाख डोजेज सबसे पहले आई थी, तो कहा गया था ये सिर्फ 50,000 लोगों को लगेंगी, क्योंकि जैसे ही एक शख्स को पहली डोज लगेगी उसकी दूसरी जो है उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर शुरू में बताया गया था, क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इस वक्त सर हम ये चूंकि हमें सप्लाई एनसीओसी की तरफ से आती है, तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आपको इस बात की आप परेशान ना हो कि आप फर्स्ट डोज लगाएंगे और 2nd डोज की आपकी अवेलेबिलिटी होगी। वी विल मेक श्योर कि वी हैव इनफ रिजर्व, तो हम आपको सप्लाईज देते रहेंगे, आप वैक्सीनेट करते जाएं लोगों को। सो दिस इज क्योंकि हम अब इसके मिलके कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ चलते हैं, सो हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम सिवाय वो वैक्सीन के, मिसाल कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनकी हमारे पूरे पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो उनको हमने रिजर्व रखा हुआ है। जैसे आपको याद होगा कि हमने साइनोफार्म के लिए उस वक्त एक पॉलिसी ड्रा की थी, फिर फाइजर के लिए पॉलिसी आई, तो वो दोनों उन हालात में थे जब आपके पास मुल्क में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो आपको 2nd डोज के लिए स्पेयर करनी थी। अच्छा, लेकिन अदरवाइज जिस तरह से कराची की सूरत हाल थी, अब लॉकडाउन लगा दिया गया, अब लॉकडाउन के बाद ही सूरत हाल कैसी है, क्या कोई तब्दीली आई है? और ये भी बताइए कि जो अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन कहा जाता है कि शुरू करेंगे, तो ये कब से शुरू होगी? डोर टू डोर वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। अच्छा। बल्कि ये तो उस वक्त पहले भी टीम्स हमारे ऑलरेडी इन प्लेस थी, लेकिन अब वो जैसे आपने कहा कि लोग वैक्सीन के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो उस वक्त इसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब डोर टू डोर भी हम पहुंच रहे हैं। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में 45 से 50 ऐसी टीम्स हैं, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रिक्ट, कि जो डोर टू डोर जा रहे हैं। डोर टू डोर से मुराद ये कि आपके किसी अपार्टमेंट, किसी मोहल्ले की एक कॉर्नर पे आप पहुंच जाते हैं, या कहीं कोई कारोबार बैठा है घर से नहीं निकल सकता, उसको घर पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं, आपके ट्रेड एसोसिएशन के कोई ऐसे दफातर हैं जो उन्होंने रखे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी हैं जो मोहल्ला कमेटीज हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम हमारे मोहल्ले में एक जगह पर हम किसी एक घर की जो है वो एक ड्राइंग रूम को ओपन कर देते हैं, आप यहाँ आ जाएं ताकि हमारे मोहल्ले के सारे लोग आ जाएं। तो दिस इज वेयर हम इसको मैनेज करें, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जैसे कल मुर्तजा साहब ने इनागुरेट किया था मोबाइल वैक्सीन सेंटर का, वो अब 2 हमने साउथ में शुरू किया है, और मजीद 12 इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों के अंदर पूरे कराची के अंदर हम पहुंच जाएंगे, ताकि हम बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज, बड़े बड़े सेंटर्स, ताकि ठीक है। अच्छा, सोनू साहब, जिस तरह से हम अब स्टार्टिंग में हम लोग बात भी कर रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर शिराज अहमद वो भी हम लोगों को इस हवाले से गाइड कर रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है, खासतौर पर एक्सपो की अगर बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है लोगों का, और वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वहाँ पर बिल्कुल हमें नज़र नहीं आई, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कुछ खास चीज़ें की जा रही हैं? इकरार, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं और आप हम कितनी मेरे ख्याल से कोई मिलियंस ऑफ टाइम हमने ये मैसेज भी दिया है, और हर रोज़ हम इस पे बात करते हैं। 1.5 साल के बाद अगर हम ये नहीं सीख सके कि हमें मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग से क्राउड में अपने आप को सेफ रखना, ये बात तो अब तो समझ आनी चाहिए ना। तो अगर ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, हम वहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हैं, पुलिस के अफराद भी खड़े हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के लोग भी वहाँ खड़े हैं, वो लोगों को ये बात समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा डिस्टेंस लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा सा आप मास्क आपके पास, अच्छा हम मास्क भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, ऐसी बात है, हम मास्क भी रखा हुआ है हमने। हमारी एक और जेडीसी वाले दोस्त हैं जो उन्होंने वहाँ पर पानी का इंतजाम रखा है, सबीलें रखी हुई हैं, वाटर क्या कहते हैं बॉटल्स रखी हुई हैं, वो मास्क भी देते हैं, सैनिटाइजर भी जो है वो देते हैं।
तो हमें अब थोड़ी सी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होके आप ठीक कह रहे हैं सुमर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें आवाम को भी ये रिस्पॉन्सिबल अब होना चाहिए, कुछ हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर क्योंकि लाइन लगी है, निशान लगा दिए जाएँ तो मसला शायद हल हो सकता है। इन चीज़ों को भी देख लिया जाए तो शायद मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आई टोटली एग्री। ये हमने परसों इस बात के लिए हमने हमारे रेंजर्स के जो सिक्योरिटी पे दोस्त हैं उनसे हमने ये कहा था कि आप इनको लेकिन वो उनका ये ख्याल था कि ये लाइन जो है चूंकि बड़ी हो जाती है और फिर ये वो उन जगहों पे चली जाती है जहाँ ज्यादा धूप है, तो फिर वो लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं एक जगह पर, ताकि जैसे जैसे नंबर आते तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस करते हैं तो लाइन क्यू बहुत बड़ी हो जाती है और फिर वो धूप पर एरिया जहाँ दरख्त हैं वो लोग उनके साए में लाइन क्यू में आस्ते आस्ते आ जाते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ी इसमें हमें हमारे साथ लोग भी कोऑपरेट करें। हमने जैसे आपने फरमाया कि 11 सेंटर हमने 24/7 कर दिए हैं, तो आप आराम के साथ अपने प्लान करें। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपो पे आएं, आपके पास और सेंटर्स भी बहुत हैं जहां आप इजीली जा सकते हैं, सुबह में नहीं दोपहर में। और ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक को भी कि हर जगह सेम वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन के अंदर फर्क नहीं है और तमाम चीजों के इंतजाम एक जैसे किए गए हैं, उनको ठीक तरीके से उनकी जो चेन है उसका ख्याल रखा जाता है। अच्छा सुमर साहब, कल हमने एक मामला देखा जिसके ऊपर यही कहा जाएगा कि एक इल्ज़ाम आया आमिर लियाकत साहब की जानिब से, MNA भी हैं, कि वो लोग जो चेक कर रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स या चीज़ें वो खुद वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और वो वीडियो आपने भी यकीनन देखी होगी, फिर उनका बयान भी आपने इस हवाले से देखा होगा। सर ये क्या मामला है? पैसे भी लिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए और फिर अब तो आपने AC और DCs के अलावा इंस्पेक्टर्स को भी इख्तियार दे दिया। मैं आमिर लियाकत साहब का तो वो बड़े लोग हैं, हम उसके बारे में कमेंट नहीं करते, लेकिन हमें एज ए इंडिविजुअल सर देखें, अगर कोई एक शख्स किसी किस्म की गलती करता है तो वो सिस्टम की गलती नहीं होती, वो एक शख्स अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ऐसा गलत काम से फॉर एग्जाम्पल कर रहा है। और तो आप एज ए लेजिस्लेटर, आप एज ए लीड, आप एज ए बड़े स्कॉलर, आप एज ए बड़े टेलीविजन की रिनाउंड पर्सनालिटी, आप एज ए MNA, आप एज ए गवर्नमेंट सिटिंग MNA, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप एक उस मुलाजिम के साथ या वो गवर्नमेंट का मुलाजिम जो अगर गलती भी कर रहा है तो उसको आप रेक्टिफाई करें, दुरुस्त करें। ये वो लम्हा नहीं है कि आप हर रोज आके पैनिकिंग करें। ये these are the not the days where we all collectively had to। अब एक मिसाल ले लें, हमने लीड लिया कि हमें बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि जो आप लॉकडाउन में जल्दी कर देते हैं, तो सैयद मुराद अली शाह साहब ऐसे हैं तो वैसे हैं। कल आपने खुद रियलाइज किया है कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस या डेल्टा वेरिएंट केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपने SOPs को रीडिफाइन किया है। आप अपने तौर पर रीडिफाइन करते हैं। हमारे कराची के आपके सारे अहलकार जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, ये आपको कंफर्म है सुमरो साहब? ये आप कह सकते हैं यहाँ पर? 100% सर। हमारे पास जो IG साहब ने ये आज से कोई 3 हफ्ते पहले जो टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी ईद से पहले की, ठीक है, he has quoted the figure of 93% people are vaccinated। और इसी तरह से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है, इसी तरह से मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बात बिल्कुल ठीक है। कासिम सुमरो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमारे लोग वैक्सीनेटेड हैं जो हमला वहाँ पर चेक कर रहे हैं, लेकिन जो कल वो मामला हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। कोई तरीकाकार बेहतर हमें जो है अडेप्ट करना चाहिए जिसके ज़रिए हम गलती की भी निशानदेही करवा सकें। ऐसे है आप लोगों के लिए यही एक हम लोग कहेंगे एक मैसेज है छोटा सा एंड पर कि हम लोग ये कहेंगे कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो हर साल क्योंकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। और इस हफ्ते को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के लिए माओं के दूध की अहमियत उजागर करना है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत का हामिल होता है और बच्चे को ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। अच्छा, ये नौमौलूद के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें विटामिन A वाफिर मकदार में मौजूद होता है। इसमें अगर हम बात करें ज़रूरी फैटी एसिड भी होते हैं जो नौमौलूद के दिमाग, आँखों, खून की नालियों की नशोनुमा के लिए अहमियत के हामिल होते हैं और इनमें प्रोटीन की मिकदार भी होती है। अच्छा, कहा जाता है कि जो मदर्स जो हैं वो फीड कराती हैं उनके हवाले से जो बच्चों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं होती। इन्फेक्शन मुखालिफ जो अज्जा वो होते हैं उसमें उनकी मुख्तलिफ बीमारियों से बच्चों की हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ उनको जिस तरह से कोई भी बीमारियाँ होती हैं सांस लेने में, इस तरह की जो बीमारियाँ, कान की इन्फेक्शन है, दिमाग की झिल्ली की सूजन और जो इस कहा जाता है कि यूरिन की जो वेन्स उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, वो उन चीज़ों से महफूज रखती है। और आलमी इदारे सेहत की अगर बात की जाए रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक क्या पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ जो हैं पैदाइश के 6 माह तक बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं। तो खैर
ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर यासिर मसूद साहब, कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक और न्यू बॉर्न्स हैं। डॉक्टर यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा क्यों है? देखिए जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माँ का दूध जो है वो पहले 6 मंथ्स के अंदर स्पेशली बच्चों को उनकी जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो माँ का दूध है वो बेस्ट है बच्चों के लिए। और जितने भी फार्मूला मिल्क्स हैं या पाउडर मिल्क हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी भी जो अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरल एक मिल्क बनाया है माँ का दूध, उसका कभी भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह से बच्चों को जो है बीमारियों से महफूज रखता है? और ये भी कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अब हम देखते हैं रिकमेंडेशंस आती हैं फार्मूला मिल्क की, कि फार्मूला मिल्क दे दिया जाए और न्यूबॉर्न से ही वो फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर दिया जाए, इस फार्मूला मिल्क के कितने नुकसान हैं? देखिए जी, जो WHO की रिकमेंडेशन है वो तो बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो जिन रिकमेंडेशंस की आप बात कर रही हैं वो आई थिंक कि वो शायद जो लोग कुछ फिजिशियंस या कुछ डॉक्टर्स जो कई दफ़ा शुरू करवा देते हैं फार्मूला मिल्क, या कई दफ़ा फैमिलीज या मदर्स खुद शुरू करवा देते हैं। लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडेंस है या WHO की गाइडेंस है वो तो बहुत क्लियर है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और जिस तरह आपने बात की कि इन्फेक्शन से कैसे माँ का दूध बच्चों को प्रिवेंट करता है, तो उसमें होता ही है कि माँ के दूध के जरिए काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे के अंदर, और वो एंटीबॉडीज़ फिर प्रोटेक्ट करती हैं इन बच्चों को डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस में। और इनमें कुछ इन्फेक्शंस काफ़ी सीरियस हैं, जैसे डायरिया, नमूनिया और सांस की जो बीमारियाँ हैं, इनसे माँ का दूध बच्चे को प्रिवेंट करता है थ्रू दोज एंटीबॉडीज़ जो कि माँ के दूध से ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, बच्चे को तो बीमारियों से महफूज रखता ही है, लेकिन जो मदर जो फीड करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, उनकी सेहत पर क्या पॉजिटिव असरात हो रहे थे, ज़रा इस बारे में बता दीजिएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो रेशो तो बहुत कम है, 37.7 सिर्फ है रेशो। जी बिल्कुल, जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही होती है, उनके बहुत सारे जो है ना, उनके लिए पर्सनली भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, माँ की जो जहनी सेहत है, जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इन माओं के अंदर जो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों की और माओं की जो फिजिकल और जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च से ये बहुत क्लियरली अब हमें पता है कि वो माएँ जो कि अपने बच्चों को 6 माह से ज़्यादा का दूध ज़्यादा सा दूध पिलाती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इन कैंसर्स की जो रेशो है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा हमें पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो एक नेचुरली माओं के अंदर वेट गेन होता है। तो वो माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं, उनका वेट लॉस बहुत क्विकली होता है डिलीवरी के बाद। वो कि हर माँ जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है, वो तकरीबन 500 कैलोरीज डेली एक्स्ट्रा उनको यूज़ करनी पड़ रही होती हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो वो उनके अंदर जो वेट लॉस है वो काफ़ी क्विक होता है एज कम्पेयर टू अगर आप फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है। माएँ ये सोचती हैं या फिर उनको ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड तो करवाएं ही करवाएं, माँ का दूध तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोज़ाना ऐसा किया करें कि एक आध फीडर आप बच्चे को फार्मूला जो है मिल्क वो भी दे दिया करें, ताकि अगर माँ अवेलेबल नहीं है, माँ अगर वर्किंग लेडी है, तो फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। या फिर दूसरा मसला ये है कि बच्चे को आदत डालना शुरू कर दी जाए। क्या ये आदत 6 माह से पहले डालनी चाहिए या नहीं, इसको वेट करवाना चाहिए? नहीं जी, देखिए इस बारे में हमारी एडवाइस बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और अगर आप जैसे वर्किंग वुमेन्स की आपने बात की, या तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि वो माएँ अपना दूध एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, वो एक्सप्रेस करके उसको स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर। और अगर वो काम पे जा रही हैं तो पीछे जो फैमिली मेंबर्स जो बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो वही एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको कहते हैं, जो माँ का अपना दूध जो निकाला होता है फीडर के अंदर, वो ही उस बच्चे को पिलाया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको ज़रूरी है कि उनके लिए फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाए। वो माएँ ईजिली अपना दूध एक्सप्रेस करके उसको जो है वो फीडर में स्टोर कर सकती हैं फ्रिज के अंदर, और जो फ्रिज के अंदर दूध स्टोर किया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि जो मदर फीडिंग पे होती हैं ख़वातीन, उनकी खुराक जो वो बहुत मैटर करती है, अगर वो तो उनकी खुराक एक तो बता दीजिए कितनी मैटर करती है और कितनी क्या क्या खुराक में लेना चाहिए जो कि बच्चों के लिए भी सेहतमंद हो और माँ के लिए भी सेहतमंद हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो माँ की दूध की ग़िज़ाइयत है वो बहुत डिपेंड करती है कि माँ की अपनी ग़िज़ा कैसी है। उसमें
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिक्विड इनटेक। जो माएँ अपना दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनके लिए कम से कम जी 2.5 लीटर्स जो है ना वाटर इनटेक होना चाहिए डेली का तकरीबन, जो कि तकरीबन 10 गिलास, तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी बन जाता है। इसके अलावा उनको कम से कम 3 से 4 गिलास जो फ्रेश मिल्क है वो पीना चाहिए। ये तो लिक्विड इनटेक हो गया। इसके अलावा जो उनकी बाकी डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, 2 से 3 पोर्शन डेली फ्रेश फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और बाकी जो एक हेल्दी ग़िज़ा है वो होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या स्वीट्स हैं या बेकरी वगैरह की चीज़ें हैं उनसे कोशिश करें अवॉइड करें, और ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रखें। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है माँ का दूध जो है वो 90% उसके अंदर वाटर ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ का अपना जो वाटर इनटेक है और जो मिल्क इनटेक है वो बहुत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे पोलियो मुहिम की। अपने बच्चों को माजूरी से बचाना है, पोलियो को हराना है, और इस अज़्म के साथ ही मुल्क भर के 68 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ हो गया। अच्छा, मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,30,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, और 1,79,000 पोलियो वर्कर्स कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर के साथ घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन लोगों के साथ आपने कोऑपरेट करना है। वो बड़ी मुश्किल हालात में आ रहे होते हैं आपके पास, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनको आपको तो चाहिए कि आप उनको सर आंखों पे बिठाएं, और आगे से हम देखते हैं कि कुछ वाकयात अच्छे नहीं आ रहे होते, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से देखा है कुछ दूर दराज इलाकों में बड़ी हर्डल्स होती हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए भी, तो वहाँ पर जगह अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले, आप कोऑपरेट ना करें तो बड़ा उनके साथ भी ज्यादती होगी, और आप अपने बच्चों के साथ खुद के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे होंगे। खैर, बलूचिस्तान की अगर 16 अजला की बात की जाए तो वहाँ पर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसमें से 5 रोज़ में कहा जा रहा है कि 16 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, जाफराबाद और नसीराबाद में चलाई जाएगी। अच्छा, लोरालई, खुशदार और बारखान और डेरा बुगटी, कला सैफुल्ला की बात की जाए तो वहाँ पर भी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, और मुहिम के दौरान तमाम अमले को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी जा रही है, जिस पर बलूचिस्तान लेवीज़, पुलिस और FC के जवान तैनात होंगे। अच्छा, ये अब देखें कि हमें अब तो तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए ये कतरे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बतौर पेरेंट्स हम बात करें तो हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चों को पोलियो जो कतरे हैं वो पिलाने हैं, और वक्त से लाजमी पिलाने हैं। ये नहीं करना कि हमने नहीं पिलाने हैं, या फिर नहीं अभी वक्त नहीं है, या फिर नहीं कल पिला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप खुद जो है, बल्कि वो तो अब पोलियो वर्कर्स आपके घर घर आते हैं, वो आपको तो खुद जाना चाहिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। सेंटर्स भी बनाया था, क्योंकि अगर कोई अभी इस तरह होता है ना कि पोलियो वर्कर घर गया, कोई घर में नहीं है, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी ये भी कि वो सेंटर्स में जाके पिलाएं, इतना ज़्यादा ये ज़रूरी है। अच्छा, और इस माजूरी का इलाज नहीं है। बिल्कुल, आप लोग अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है तो फिर इलाज नहीं हो सकता, सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो पछतावा ना रह जाए इसलिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमने कुछ मतलब के बात करें, वालिदा का बड़ा करीबी ताल्लुक होता है बच्चे से, और ये सारी चीज़ें शायद वालिदा ज़्यादा करीब से देख रही होती हैं और ज़्यादा फेस कर रही होती हैं, और फिर ज़्यादा उनका जो है, ये मेरा ख्याल है कि मर्द हज़रात की जानिब से भी कहा जाता है कि माएँ जो हैं ये इन चीज़ों का ख्याल उन्होंने रखना है। तो माएँ क्या सोचती हैं, हम आपको वो सुना। खुदा अपने बच्चों को उम्र भर के माजूरी से बचाए। उम्र भर के ये जो माजूर होते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, उन्हें पोलियो के 2 कतरे पिलाकर हर मंथ के 2 कतरे जब उनको पिलाएंगे तो उम्र भर के माजूरी से ये लोग बच जाएंगे। सब माओं से मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग जो उनसे हैं इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे साथ मिल के इस नाइलाज बीमारी को ख़त्म करने के लिए पुरज़म हो जाएँ, ताकि आपके बच्चे जो उनसे हैं अगर बीमारी से बचेंगे, माजूरी से बचेंगे, तो हमारे भी बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों को भी पिलाए और अपने जो है नवासों को भी पिलाए हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा अपने बच्चों को पिलाएं। उस वक्त से डरें कि आपका बच्चा माजूर हो जाए, आपके पास इलाज का कोई ज़रिया ना हो, और उस वक्त से खुदा के लिए डरें।
ये आपने माओं की गुफ्तगू सुनी है और ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम सबको ये बात अंडरस्टैंड करनी है और अगर हमें ये बात समझ आ गई है तो दूसरों को भी समझानी है। उन्होंने यही कहा ना लास्ट में जो मदर थी, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, उस वक्त से डरें कि वो इस जो है नहज तक पहुँचे। तो इन चीज़ों से वाकई में और सिर्फ पछतावा रह जाता है कि हमने एक कोताही कर दी थी। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ जब भी पोलियो के हवाले से इकरा बात होती है ना, वो ये कि हम क्या होते हैं कि माएँ क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कभी अपने ससुराल होती हैं यानी कि और वहाँ पर पोलियो मुहिम अभी शुरू नहीं हुई होती, वो उनके मैके में शुरू हो गई होती है ना, तो वो वहाँ से भी नहीं कर पाती, फिर वो उधर से ट्रैवल करके अपनी अम्मी के घर चली जाती हैं, तो वहाँ पहले पोलियो मुहिम हो गई होती है, तो फिर वो बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सकते। लेकिन आप लोगों ने खुद मैनेज करना है। और ऐसे में सेंटर्स भी हैं, उन सेंटर्स वैसे वो 2-3 दफ़ा टीम से वापस आ रही होती है। हम बात करेंगे इस सारे पोलियो मुहिम से। टेक्निकल सपोर्ट हेड पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डॉक्टर अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बानी कोयटा ऑनलाइन वॉलंटियर ज़िया खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, पोलियो के कतरों के हवाले से हम बात करें, हमें अब क्या मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि ये माजूरी जो है ये पूरी ज़िंदगी बच्चे को फेस करनी पड़ सकती है? और इस मुहिम के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि पेरेंट्स की अब जिम्मेदारी क्या है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया पोलियो पे बात करने का। जैसे आपने जिक्र कर दिया कि ये कैंपेन बलूचिस्तान के 16 अज़ला में स्टार्ट हुई है, तो इसमें हम तकरीबन 16 लाख के करीब 5 साल तक के बच्चों को टारगेट किया गया है। और आज से ये आज दूसरा दिन है। कल कैंपेन, हमारी पहले दिन की कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हुई है। यहाँ पे आपने जैसे बात की कि पोलियो जो है उससे उम्र भर की माजूरी होती है और फिर इसकी कोई ट्रीटमेंट या अब तक नहीं कोई ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। तो वालिदैन से हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये टीमें आपके घर पे आती हैं तो आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। फिर आप देख रहे हैं कि आजकल कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके भी हालात कुछ सही नहीं जा रहे हैं, तो इसके बावजूद हमारी टीमें सारी SOPs को फॉलो करते हुए कोविड पे ट्रेन होके आपके घरों तक आ रही है। और यहाँ पे एक गुजारिश वालिदैन से मैं करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उस टाइम घर पे नहीं होते या स्कूल में या कहीं और होते हैं, तो हमारी टीमों का टारगेट ये है कि उन बच्चों को लाजमी हमने कवर करना होता है। तो वो ताउन किया करें, उनकी जो वापसी का हमें बता दिया करें कि बच्चे कब अवेलेबल होंगे, और कोशिश करें कि जो बच्चे घर में मौजूद हैं, आपके अपने बच्चे हैं, कोई और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे मिस हो जाते हैं कि वो घरों में हमारे कोई सर्वेंट क्वार्टर है या कोई और ऐसे बच्चे वहीं पे रहते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। तो कोशिश ये है कि आपके सारे जो बच्चे 5 साल तक हैं वो टीमों से कवर करवा लिए करें। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा, जिस हम लोगों ने भी यही कहा था कि जो कॉपरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, आवाम को भी, ख़वातीन को भी, घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको भी। खैर ज़िया साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप बताइएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए काम कर रही है, तो अब जो मुहिम चल रही है इसमें आप लोगों की कैंपेन किस तरह से कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जो है? जी थैंक यू सो मच। पहले मैं बताता चलूँ, मैं खुद पोलियो इफेक्टेड हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है कि पोलियो के साथ जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल होती है, और स्पेशली जब आप साइड एरियाज़ में, यानी बलूचिस्तान तो बहुत फैला हुआ है, उन एरियाज़ में एक बच्चा पोलियो होता है तो उसको जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वही नहीं मिलती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू दिन से ही पोलियो मुहिम को सपोर्ट किया है। हमने मुख्तलिफ जगहों पे मैं खुद जाता हूँ इनके साथ कैंपेन में, और जहाँ पे रिफ्यूज़ल आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको इनके टीम से अट के भी इनको मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ एरियाज़ में अभी भी यही प्रोपेगेंडे हैं कि पोलियो के कतरों से शायद इंसान के सेहत को कोई नुकसान होता है। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं तम अपने सारे बच्चों को पिलाता हूँ, और ख़ानदान में जितने लोग हैं, ख़ानदान में भी पहले थे कुछ रिफ्यूज़ल थे कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो, इससे वही हम कहते हैं कि ये बारमुल की साजिश है। तो उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये साजिश हमारे साथ पोलियो के कतरे में क्यों करें, हमारे यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें बाहर की आती है, हम खाने पीने में जो ये मुख्तलिफ प्लास्टिकों में बंद चिप्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें तो ईजीली खा सकते हैं। तो बलूचिस्तान में ये काफ़ी चैलेंजेस हैं, आपने देखा होगा
कुछ यहाँ पे कत्ल भी हुए हैं, इस सिलसिले में फायरिंगें भी हुई है। तो ये एक इंतहाई, मैं इसको बुरा अमल समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कि वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कि कोई इतनी अच्छी सैलरीज नहीं है ना, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, लेकिन ये बर्फबारी में, ये गर्मी में, ये बहुत पहाड़ी इलाकों में पैदल जाके आपके बच्चों के लिए इसलिए आते हैं कि ये कॉज है। और इस कॉज में बदकिस्मती से दुनिया में जो चंद 2-3 कंट्रीज रह चुके हैं, उसमें पाकिस्तान एक मौजूद है जहाँ पे आज भी पोलियो मौजूद है। इसका थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी असरात है, जो हमारे एरियाज की जो सेवरेज सिस्टम्स है, जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से भी ये पोलियो ज़ीरो करने में हमें मिल के एफर्ट्स करने होंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि हम आमतौर पर ये समझते हैं कि हमने पिछली मुहिम में बच्चे को 2 कतरे पिला तो दिए थे, तो इस मुहिम में पिलाने की क्या ज़रूरत है? ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा कि क्या 5 साल तक जब जब मुहिम होगी या जब जब ज़रूरत होगी तब तब आपको पोलियो के कतरे क्या पिलाने होंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात ज़िया साहब ने भी की और उसी को मैं कंटिन्यू रखूँगा कि जैसे हमें इल्म है कि इस टाइम दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ही रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और मैं थोड़ा सा अगर तस्वीर का एक रुख आपको दिखा दूं कि बहुत बेहतरी हुई है कोविड के बाद। जब हमने जुलाई में लास्ट ईयर कैंपेन रिज्यूम की, दोबारा स्टार्ट की, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ एक ही केस इस साल रिपोर्ट हुआ है, ये एक बेहतरी है। और दूसरी बात ये है कि जो हम इन्वायरमेंटल माहौलियाती सैंपल हम लेते हैं, उसमें भी बहुत कमी आई है, यानी वायरस बहुत कम पाया जाता है, ना होने के बराबर है। और ये बार बार पिलाने का इसलिए कि जब तक वायरस मौजूद है हवा में, हमारे इन्वायरमेंट में, या एक भी केस है, तो हमें अपने बच्चों को बार बार ये कतरे लाजमी पिलाने होंगे। और ये तब तक हम पिलाते रहेंगे जब तक हम अपने मुल्क को पोलियो फ्री ना कर दें, और उसके बाद भी हमें कुछ अरसे तक पिलाने पड़ेंगे ताकि पोलियो का वायरस दोबारा ना आ सके। तो ये वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को आप बुझें कि आपने पिछले कैंपेन में पिलाए थे, तो आपके इलाके में अगर वायरस मौजूद है, ख़ास तौर पे जो हमारे हाई रिस्क के एरियाज़ हैं, तो आपने अपने बच्चों को बार बार पोलियो के कतरे पिलाने हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, वो इस काबिल हो कि वो पोलियो के वायरस का मुकाबला कर सके और माजूरी से बच सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें बलूचिस्तान की इस वक्त सिचुएशन की, तो इस वक्त पोलियो जो है किस हद तक उस पर काबू पा लिया गया है, और सेकेंडली क्या कोई केस पे रिपोर्ट हुआ है अब? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि 2021 में पूरे पाकिस्तान में एक ही केस रिपोर्ट हुआ है पोलियो का, जो डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से ही है। हाँ जी, तो अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर्स 2-3 ईयर्स की परफॉर्मेंस से, तो बहुत बेहतरी है। बहरहाल हमारा एक बच्चा तो माजूर हो चुका है, पोलियो की मौजूदगी है, उसका हमें अफसोस है, लेकिन ये कि बेहतरी हुई है। दूसरा, मैंने पहले आपको बताया कि जैसे हम इन्वायरमेंटल सैंपल देखते हैं, हमारे जो माहौल में जो पोलियो वायरस की मौजूदगी है वो इंतहाई कम हो गई है। तो इस कैंपेन की अहमियत और आगे आने वाली 2-3 कैंपेन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा होगी कि ये हाई ट्रांसमिशन सीज़न होता है और इसमें पोलियो के मुंतकिल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर 1-2-3 और अच्छी कैंपेन्स हम कर लें, हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पोलियो की जो सैंपल हैं वो मौजूदगी बहुत कम हो गई है, केस एक है, तो ये वो मौका है, बहुत अरसे बाद ऐसे मौका आया है कि हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और लोगों के ताउन से इंशाल्लाह उम्मीद मुझे ये है कि हमारे वर्कर्स जिस किस्म की मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत हम कामयाबी के करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़िया साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बड़े बहादुर इंसान हैं और बदकिस्मती से आप इस पोलियो का शिकार हुए हैं। हम सिर्फ पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम ये बात बच्चों को तो समझा नहीं सकते, वो तो बहुत मासूम है, वो इस बात को, इसकी संगीनी को समझ भी नहीं सकते। सर, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है अगर आप इस माजूरी का शिकार हो जाते हैं, तो हम पेरेंट्स के लिए आपसे ये सुनना चाहते हैं। जी देखें, ज़िंदगी तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ की रूटीन से आके एक डिसेबिलिटी वाली लाइफ में आते हैं, और फिर बदकिस्मती से जिन एरियाज़ में पोलियो है वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पे कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, इंक्लूसिव स्कूल्स नहीं है, मोबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, और हमारे माशरे में जो पर्सन में डिसेबिलिटी है या चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी है उनको बड़ा इग्नोर किया जाता है, उनको एक साइड कर दिया जाता है जैसे वो अब इंसान ही नहीं रहे हैं।
तो वो पेरेंट्स उन बच्चों के, मैं तो कहता हूँ ये जिंदा लाश बना लेते हैं। वो एक किस्म का कत्ल में मैं शुमार करता हूँ कि आपकी गफलत की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से एक बच्चा जो सही ज़िंदगी जी रहा होता है, जो दौड़ रहा होता है, जो कि स्कूल जा रहा होता है, वो एक बैठ जाता है घर में। फिर वही माँ बाप पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को संभालते खुद भी गमों में डूबे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा compete नहीं कर पाता, वो बच्चा उन चीज़ों में नहीं आ सकता है। मेरी गुड लक ये रही कि मैं एक ऐसे फैमिली में था जो मुझे सपोर्ट हर तरह से मिला, लेकिन हर बच्चे को ये सपोर्ट नहीं मिली है। मैं बहुत बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं चूँकि मुस्लिम बाग से, तो उसी दौर में आज भी मेरे वालिदैन कहते हैं कि काश हमें इसके अहमियत का पता होता, काश ये चीज़ उस टाइम डोर टू डोर होता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बाद में सिर्फ काश रह जाता है, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आप बहुत बहादुर आदमी है ज़िया खान साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े बेहतरीन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल समी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करें और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाएं। पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं। बिल्कुल ऐसे जिस उन्होंने काश कहा है ना, वो फिर वो मुझे दिल को भी लगी बात कि पेरेंट्स बाद में काश ही कहते हैं या फिर पछतावा रहता है, तो पछतावे से बचना चाहिए। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा माजूर हो, लेकिन पेरेंट्स को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि माजूरी से बचाने के लिए हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि सब माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। आज मैच है, चौथा मैच है, उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो और मैच हो। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का चौथा और आखिरी मैच, जैसे हमजा ने कहा, आज गयाना में खेला जा रहा है और खेला जाएगा। और पाकिस्तान को सीरीज़ में काली आंधी के खिलाफ 1-0 की बरतरी हासिल है, जो कि मेरा ख्याल है सभी को पता है, क्योंकि अब जो है क्योंकि एक ही मैच हम जीते हैं तो उसी का चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि आज के मैच में क्या सिचुएशन बनती है, हम इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। अगर बात की जाए चौथे मैच की, तो अगर बारिश नहीं होती, बारिश की रुकावट नहीं बनती, तो पाकिस्तान के पास वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ जीतने का कितना अच्छा मौका है ये। और विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कितने चांसेस है पाकिस्तान के पास जीतने के आज? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अगेन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और पहली दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि आज का मैच हो जाए, क्योंकि आपके सामने 3 मैचेस में से 2 वॉश आउट हो गए। ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और स्पेशली टीम मैनेजमेंट के लिए भी। आई एम श्योर कि कोच और कप्तान भी इस इत्तेहाद में बड़े मायूस होंगे, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वर्ल्ड चैंपियन को आप उसके होम ग्राउंड पर खेलें, उसके खिलाफ जीतें, प्रॉपर 4 मैचेस में से 2-3 मैचेस जीतें, कॉम्बिनेशन आजमाएं। लेकिन पूरा का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो गया इस बारिश की वजह से। और खासतौर पर गयाना के अंदर मैचेस शेड्यूल करते हुए याद रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा बारिशें होती है, शायद बारबाडोस या दीगर मकामात पे ज्यादा मैचेस रखे जाते हैं। लेकिन बहरहाल शेड्यूल तो बहरहाल 4 T20 मैचेस का है, पहले 5 थे। आपको पता है कि टेस्ट मैच भी कम हुआ, तो थोड़ी गड़बड़ी चल रही है पूरे टूर के ऊपर। और इसका स्टार्ट ही अजीब हुआ, पहले टेस्ट मैच कम करना पड़ा, फिर एक T20 कम करना पड़ा, फिर T20 सीरीज शुरू हुई तो फिर मैचेस नहीं हो पा रहे। सो लेट्स सी कि आज के मैच में क्या होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास अच्छी है। बहरहाल अगर आप सीरीज जीत कर आते हैं, चाहे 1-0 हो 2-0 हो, लेकिन सीरीज की जीत के साथ वापस आना, दैट इज समथिंग जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, खिलाड़ियों को रिलैक्स करेगा। दो के अभी हमारे प्रॉब्लम बहुत जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन के अंदर तब्दीली करने की कोशिश जरूर की गई है। हमारी सुन ली गई है, चाहे जी शर्जील या फखर में से किसी एक के ऊपर ट्राई करें, और हमने देखा कि शर्जील इस सीरीज करे। लेट्स सी कि आज के मैच में अच्छा ठीक है गफ्फार भी, लेकिन मसला ये है कि कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सारा तो बोझ बैटिंग का वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के कंधों पर ही हम देख रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर काम फिर नहीं कर रहा है। अब हफीज़ की बात करें, पिछले साल बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी बैटिंग में, बैटिंग में नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप रिजवान और बाबर की पिछले 1 साल की कारकर्दगी देखें, मुझे तो अब ये लग रहा है, बल्कि स्टैट्स बता रहे हैं कि रिजवान तो बाबर से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली T20 के अंदर। तो ये बहुत अच्छा साइन है। हम हमेशा बात करते हैं कि एक चैंपियन प्लेयर अगर आपके पास हो तो सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चले शुक्र है कि एक नहीं है 2 है, और एक से भला जो है कहते हैं भला दूसरा बोली बात है। बट ये जरूर है कि पाकिस्तान टीम को वाकई बाबर और रिजवान की इस ओवर रिलायंस से छुटकारा हासिल करना होगा। उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, तो थोड़ा सा हमें जो है वो एक लग्जरी देनी होगी, कंफर्ट देना होगी कि वो हर मैच में रन नहीं कर सकते। दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर हो, लेकिन वो हर मैच में रन नहीं करेगा।
तो शर्जील को ओपन लाने का जो फैसला है इस लिहाज से मुझे पसंद आया कि ठीक है शर्जील के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, फिटनेस, परफॉर्मेंस, व्हाटएवर जो भी है, बट आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर के अंदर कोई हमें ऐसा बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। मोहम्मद हफीज एक सीनियर खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट अभी तक किया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है पाकिस्तान की बैटिंग से। मेरे ख्याल में ठीक है ये प्लानिंग कि आप जो है वो रिजवान को ओपन कराएं शर्जील के साथ, बाबर नंबर 3 आ रहे हैं, हफीज नंबर 4, उसके बाद फिर पता नहीं आदम खान को आज मौका मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले मैच में आपको पता है दोनों मैच में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ठीक है अब शोएब मकसूद भी मौजूद है, आदम खान मौजूद है। मेरे ख्याल में खिलाड़ियों से बात होनी चाहिए कि देखिए हमने आपको सिलेक्ट किया है आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, स्पेशली शोएब मकसूद इतना ज्यादा परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम जो उनका माजी में रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि देखिए आपको मौके मिल रहे हैं बट इसका आप फायदा उठाइए। क्योंकि शोएब मकसूद हो या अगर मैं बात करूँ ये बिल्कुल आसिफ अली, मुश्ताक शाह, इफ्तिखार अहमद वाला मामला ना हो जाए कि वहां भी हम 4 खिलाड़ियों को ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें कोई चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो मिडल ऑर्डर के अंदर जो है अच्छा परफॉर्म करे। एक एडिशन आप अभी आप कर सकते हैं इमाद वसीम का भी नीचे, क्योंकि अब आपको जो सूरत बनानी है अब वो इस लिहाज से बनानी है कि वर्ल्ड कप आपका हो रहा है यूएई के अंदर जी, इसके बाद आपको खेलना है न्यूजीलैंड से 3 या 5 T20 मैचेस होंगे, फिर आपको 2 खेलने इंग्लैंड से मैचेस, दैट्स इट। आपके पास और ज्यादा मैचेस ही नहीं है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में और फिर वर्ल्ड कप यूएई के अंदर है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि इमाद वसीम स्पेशली एक ऐसे बैट्समैन है जो सिर्फ पावर हिटर नहीं है, वो मैच को सोच समझ के भी खेलना जानते हैं, थोड़ा सा वो विकेट पर रुकते हैं। बट ये जो नंबर 4-5 का स्लॉट है जहाँ हफीज आ रहे हैं या अगर हम बात करते हैं आदम की या सुहेब की, ये है असल पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम। अल्लाह करे कि हफीज फॉर्म पे आ जाए क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, उन्होंने जिसका मैच भी जितवाया पाकिस्तान को, मैन ऑफ द मैच थे। अगर उनकी बैटिंग फॉर्म पे आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेकिन अब तक जो उनके बगैर पाकिस्तान की बैटिंग बहुत खाली दिखाई दे रही, लगता है कि जैसे अब्दुल गफ्फार साहब, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का मौसर तरीन हथियार जो वो स्पिन अटैक है। अगर हम पिछले मैच की बात करें, मोहम्मद हफीज ने दूसरे T20 में किफायती बॉलिंग का जो है रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। तो क्या आप देख रहे हैं आखिरी मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स का किरदार फैसला कुन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान अच्छी प्लानिंग की वजह से ही जो है ना अब तक ऊपर रहा है। आप देखिए ना कि पाकिस्तान ने इनके खिलाफ अब ये 3 मैचेस हो गए, बड़ी कैलकुलेशन मुझे भी याद है, लेकिन 18 से 12 मैचेस हो गए पाकिस्तान ने इनके खिलाफ 12 मैचेस जीते हुए 3 ही हम हारे हैं, बाकी 9 रिजल्ट हैं। इसी तरह हम 7 मैचेस पहले जीते हुए थे, 7 मैचेस पहले खेले हुए थे, 5 जीते हुए थे, तब छठा हो गया तो टोटल 10 में से 6 जीते, 2 हारे और बाकी 9 रिजल्ट है। इवन इन वेस्ट इंडीज अब बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनके खिलाफ, और एक प्रॉब्लम है इस वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइन का कि है तो ये फ्लैम्बॉयंट है, बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी मारधाड़ वाली, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ काफी जो है वो परेशान हो जाती है। पाकिस्तान ने हमेशा इनको अच्छा रीड आउट किया है। इमाद वसीम, मुझे हैरानगी है कि वो पाकिस्तान की 11 में क्यों शामिल नहीं है, हालांकि उनको होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह उन्हें आजमा सकते हैं दोबारा आखिरी मैच में। पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत सेंसिबल है, हफीज, इमाद वसीम ये बहुत एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं। हफीज ने देखिए 4 ओवर में से 6 रन देके 1 विकेट ली, लेकिन उन्होंने पूरा प्रेशर डाल दिया था जिससे पाकिस्तान मैच जीता, दूसरे बॉलर्स को भी इसका फायदा हुआ। शादाब उस्मान कादिर आपके पास लेग स्पिनर है, इनके खिलाफ वेस्ट इंडीज अटैक करेगा तो इनको मार भी पड़ सकती है क्योंकि वो उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग के लिए लेग स्पिनर मुझे लगता है कभी कभी उनको सूट करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो है ना वो पावर हिटर हैं और फ्लाइट होती हुई गेंद को वो अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, T20 की अगर हम बात करें तो विक्ट्री स्टैंड तक तो हमने पहुंचना है, हमारी उम्मीदें हैं, उसके आप चांसेस कितने देख रहे हैं और टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? मलिक की बार बार बात हो रही है, अब वहाब रियाज का भी जिक्र हो रहा है, मोहम्मद आमिर की भी बात हो रही है कि वापसी होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान की टीम किसी भी वर्ल्ड कप में जो जाती है ICC के तो कोई भी ने रूल डाउन नहीं करता। इसी वजह से हम बहुत तनकीद तो करते हैं अपनी टीम पर, लेकिन फख्र भी करना चाहिए कि ये एक ऐसा खेल बचा है, सिर्फ एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने का, वर्ल्ड T20 चैंपियन बनने का न सिर्फ अहलियत रखता है बल्कि माजी में भी हमने देखा कि 2009 में भी वर्ल्ड T20 चैंपियन बने, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। तो 3 मेजर ट्रॉफी हमारे पास हैं। बाकी खेलों में तो अब ये सूरत रही नहीं है, ओलंपिक में आपके सामने वाली सूरत हाल है। तो क्रिकेट की
इसलिए हमें बहुत कदर करनी चाहिए। और बिल्कुल है जनाब, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा है यूएई के अंदर, और आपको पता है कि यूएई के अंदर पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने वाली टीम है। हमारा तो होम ग्राउंड रहा है, सेकंड होम रहा है, और कोई शक ही नहीं होगा कि पाकिस्तान की टीम एटलीस्ट सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक पहुंचे, क्योंकि इन विकेटों पर हमारे प्लेयर खेलना बेहतर जानते हैं, गलतियों से सबक भी सीख चुके हुए हैं। PSL भी अभी हुआ, वहाँ भी लड़कों का अंदाजा है, लेकिन असल बात यह है कि आपकी बेसिक चीजें कवर होना बहुत जरूरी है। फार भी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आज का मैच जीत जाएगी, और मैच जीते या ना जीते लेकिन बारिश ना हो, मैच मुकम्मल हो। ठीक है जी, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।